सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या है? एक रिजिड सपोर्ट से आप एक स्ट्रिंग अटैच करें, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हो उस स्ट्रिंग के अंदर और वो फ़ौरन ब्रेक नहीं हो, टूटे नहीं फ़ौरन, और उस स्ट्रिंग के साथ आप एक मास को अटैच करें और वो वाकई थोड़ा सा मास होना चाहिए। अगर मैं उसकी जगह गुब्बारा या कोई कागज़ लगा दूंगा तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। जब मैंने मास अटैच कर दिया और मैं उसको एक पुश कर दूं तो अब वो टू एंड फ्रो मोशन करने लगा। दैट इज़ कॉल्ड अ सिंपल पेंडुलम। स्टार्ट में यहाँ लिखा हुआ है सिंपल पेंडुलम इज़ एन आइसोलेटेड मास। आइसोलेटेड मास का मतलब है कि उस मास पे इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट नहीं हो। अगर मैं रिजिड ऑब्जेक्ट की जगह जो एक थोड़ी सी भारी बॉल है, कोई वज़न है उसके अंदर, कोई भारी चीज़ है, उसकी जगह उसके बजाय मैं बैलून रख दूँ या कागज़ लगा दूँ तो उसका इतना मास नहीं होता, उसका इतना वज़न नहीं होता, इन्वायरमेंट उस पर फ़ौरन इफ़ेक्ट करेगा, वो सिंपल पेंडुलम की कंडीशंस को अप्रूव नहीं करेगा और वो टू एंड फ्रो मोशन भी सिंपल तरीके से नहीं करेगा। सो ये एक सिंपल रिक्वायरमेंट है सिंपल पेंडुलम की। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स जा रही है, टेंशन है, जो ऊपर एंगल बना हुआ है वो वर्टिकल एंगल कराता है थीटा, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल से रिप्रेजेंट है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है डाउनवर्ड। ये सिंपल पेंडुलम की डायरेक्शंस हैं, कंडीशंस हैं। हमें करना क्या है यहाँ पे? हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि जो सिंपल पेंडुलम का मोशन है दैट इज़ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, और एसएचएम। करेंगे क्या हम? द वेट mg ऑफ बॉब हैज़ बीन रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हमने स्टार्ट कहाँ से किया? जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो W इज इक्वल टू एम जी होता था, यहाँ एम जी से रिप्रेजेंट हुआ हुआ है वेट, उसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया है। एक कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ टेंशन आ गया और एक कंपोनेंट जो S के साथ, S लिखा हुआ है छोटा सा, इस डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, S का मतलब है यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस डायरेक्शन में, तो एक कंपोनेंट उस डायरेक्शन में आ गया। जो टेंशन के अपोजिट कंपोनेंट में ब्रेक हुआ है उसको ज़ाहिर टेंशन कैंसिल कर रही है, तो वो वेट का कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है। जो दूसरा कंपोनेंट है वो असल में, या उस वो फोर्स लग रही है, उस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। वेट का कंपोनेंट है तो ज़ाहिर है फोर्स है, ये वेट एक फोर्स है तो उस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रही है, तो वो एक फ़ोर्स हो गई। और फोर्स किसके बराबर हो गई? एम जी साइन थीटा, जो उसके अंदर नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये फोर्स उस डायरेक्शन में लग रही है, या ये फोर्स वजह है टू एंड फ्रो मोशन करवाने के लिए सिंपल पेंडुलम के अंदर। ठीक है, अच्छा, वेट कंपोनेंट में ब्रेक कैसे हुआ है? वेट कंपोनेंट में ऐसे ब्रेक होता है कि वर्टिकल एंगल और ये जो नीचे थीटा बना हुआ है ये हमेशा बराबर होता है। ये अपोजिट एंगल कहलाता है, इसलिए ये हमेशा बराबर होता है। अपोजिट है या सिमिलर एंगल है, कॉन्ग्रुएंट एंगल है। ठीक है, दोनों कंडीशन में बराबर एंगल होता है। ये एंगल के सामने जो बिल्कुल अपोजिट साइड होगी दैट इज़ परपेंडिकुलर, वर्टिकल कंपोनेंट होगा, वहाँ पे एम जी साइन थीटा आएगा। उस कंपोनेंट को एज अ टिस, क्योंकि वो थीटा के सामने इसलिए परपेंडिकुलर है, लेकिन ज़ाहिरन जो है वो हॉरिजॉन्टल बन रहा है, तो वो हॉरिजॉन्टल ऊपर जहाँ पे एस लिखा हुआ है वहाँ पे आ गया, तो वो इसलिए एम जी साइन थीटा वहाँ बन गया है। और जो एंगल के एडजेसेंट साइड होती है दैट इज़ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वो एम जी कॉस थीटा होगा, दैट इज़ अपोजिट टू टेंशन इन दिस फिगर। इस तरीके से ये कंपोनेंट्स में ब्रेक हुआ है वेट। तो एम जी साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो असल में फोर्स लगा रहा है इसके टू एंड फ्रो मोशन की। ठीक है, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है यहाँ पे कि फोर्स इज़ डायरेक्टेड ऑलवेज टूवर्ड्स मीन पोजीशन। और वो कौन सी फोर्स होती है जो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लग रही है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। डिस्प्लेसमेंट राइट साइड पे हो रही है लेकिन फोर्स लेफ्ट पे आ रही है, या डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट पे हो रही है, फोर्स की डायरेक्शन राइट साइड पे है, तो ये हमेशा अपोजिट फोर्स लग रही होती है। दैट इज़ अ रीस्टोरिंग फोर्स। ये रीस्टोरिंग फोर्स इसलिए हमेशा अपोजिट होती है और इन द डायरेक्शन टू और टूवर्ड्स मेन पोजीशन होती है। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ़ किसी बराबर हो जाएगा एम ए के, तो आप एफ़ की जगह एम ए पुट कर देंगे यहाँ पे, और मास कैंसिल हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू माइनस जी साइन थीटा।
अब यहाँ पे क्या कंडीशन है कि जो सिंपल पेंडुलम है उसकी डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, तो एंगल इतना बड़ा नहीं बन रहा है। मतलब नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट है, हम बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस उसको कर नहीं रहे कि वो बहुत इसको हाइट पे लेके आ रहे हैं, किलोमीटर्स की या सेवरल मीटर्स की हाइट पे लेके आ रहे हैं। उसकी छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगल भी उसका बहुत कम बनेगा। जब एंगल उसका बहुत कम बनेगा तो हम यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। ये आप खुद से कैलकुलेटर में करके देख लीजिएगा। थीटा छोटा रखेंगे तो साइन थीटा भी छोटा आएगा, थीटा बढ़ाते चले जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके, साइन थीटा भी बढ़ता चला जाता है। और अगर थीटा लेस देन 5 डिग्री हो, अगर थीटा लेस देन 5 डिग्री है इक्वल टू 5 डिग्री, 0 से 5 तक का अगर थीटा हो तो थीटा और साइन थीटा की वैल्यू तकरीबन बराबर आती है। अगर 0 से 5 तक का थीटा मौजूद है तो साइन थीटा और थीटा की वैल्यू तकरीबन बराबर होती है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इसलिए यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हुई है कि इफ़ थीटा इज़ स्मॉल, या थीटा अगर यहाँ बहुत छोटा, तो साइन थीटा और थीटा हमेशा बराबर होता है। तो हम यहाँ ए इक्वल्स टू माइनस जी साइन थीटा की बजाय हम ए इक्वल्स टू माइनस जी थीटा कर देते हैं, ठीक है। और थीटा किससे बराबर होगा यहाँ पे, एक्स अपॉन एल। ये कहाँ से आया, एक्स अपॉन एल कहाँ से आया, ये आया है एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, चैप्टर नंबर 4। एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। एस डिस्प्लेसमेंट होती है और आर रेडियस होता है। एस डिस्प्लेसमेंट है तो एस की बजाय यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को मैंने एक्स से शो किया है, और जो आर रेडियस है वो रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है, क्योंकि पेंडुलम से टू एंड फ्रो कर रहा है, अगर मैं उसको पूरा रोटेट करूँ तो वो एक सर्कल बन जाएगा। तो इसका मतलब है लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इक्वल्स टू रेडियस। तो आर की जगह मैंने एल लिख दिया और एस की जगह मैंने एक्स लिख दिया है। तो एस इज इक्वल्स टू आर थीटा बन गया एक्स इज इक्वल्स टू एल थीटा। वहाँ से थीटा की वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है, तो एक्स अपॉन एल हो गई है। एक्स अपॉन एल को मैंने चेंज करके क्या कर दिया, एक्स को अलग साइड में कर दिया और जी को एक्स एल के ऊपर ले आया। मतलब जी एक्स डिवाइड बाई एल टोटल ये बन रहा है। मैंने एक्स को अलग किया यहाँ पे और जी अपॉन एल कर दिया। जी अपॉन एल करने से क्या होगा, जी और एल दोनों कांस्टेंट होते हैं, तो उसकी जगह मैंने कांस्टेंट लिख दिया। और इज इक्वल्स टू, और कांस्टेंट जब हटता है तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। नेक्स्ट है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। फर्स्ट जो कंडीशन होती है सिंपल पेंडुलम के केस, सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस की, वो प्रोजेक्शन होती है। उसमें एक्सेलरेशन क्या आती है, ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और सिंपल पेंडुलम में एक्सेलरेशन क्या आती है, ए इज इक्वल्स टू माइनस जी अपॉन एल एक्स। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूँ तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी जी अपॉन एल, क्योंकि दोनों इक्वेशन में ए भी अपनी जगह पे, एक्स भी अपनी जगह पे, माइनस भी अपनी जगह पे, सिर्फ फ़र्क किस चीज़ का है, ओमेगा स्क्वायर का और जी अपॉन एल का। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर हो गया जी अपॉन एल के। अगर ये दोनों एक्सेलरेशन बराबर होंगी तो सिर्फ इसका फ़र्क आएगा, तो हम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी अपॉन एल कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद रूट लेंगे सेकंड कंडीशन में, सेकंड स्टेप में, तो क्या आएगा, ओमेगा बराबर हो जाएगा अंडर रूट जी अपॉन एल के। ओमेगा का जनरल फार्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, या उसको 2 पाई अपॉन टी भी लिखते हैं। तो टी किसके बराबर हो जाएगा, टी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा के। टी बराबर हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू क्या है, जी अपॉन एल, तो आप इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, अगर न्यूमरेटर लेके जा रहे हैं तो ये टू, टी बराबर हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी के। दैट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। उसके बाद ये न्यूमेरिकल इस टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम को यूज़ करना है इस फॉर्मूले के इस सवाल के अंदर। अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट 4 वाइब्रेशन इन 8 सेकेंड ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। 4 वाइब्रेशन कर रहा है 8 सेकेंड के अंदर। फाइंड टाइम पीरियड ऑन सरफेस ऑफ मून वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/6 दैट ऑफ अर्थ। नंबर ऑफ वाइब्रेशन आपको दी हुई है 4, टाइम दिया हुआ 8 सेकेंड, टाइम पीरियड एट मून मालूम करना है आपको। जी की वैल्यू मून पे क्या है, 1/6 दैट ऑफ अर्थ, 1/6 और जी लिख दिया मैंने। फॉर्मूला क्या लगेगा, टाइम पीरियड का लगेगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी वाला जो अभी ड्राइव किया है। टाइम पीरियड बराबर होता है 1/f के,
ये भी यूज़ होगा। और एफ़ किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन पर सेकंड। नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन आपको दी हुई है और टाइम दिया हुआ, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 0.5 हर्ट्ज़। अब फ्रीक्वेंसी आ गई, टाइम पीरियड निकालने की, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स होता है, तो T=1/f। टाइम पीरियड आ गया 2 सेकेंड। इसको यूज़ करके अब टाइम पीरियड का जो 2 पाई √L/g वाला फॉर्मूला, उसमें बोथ साइड मैंने क्या किया है, स्क्वायरिंग की है। और उसकी वजह ये है कि अब मुझे इस फॉर्मूले से लेंथ फाइंड आउट करनी है। असल में इस पेंडुलम की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ये टाइम पीरियड मेरे पास आया है, ये एट अर्थ आया है, तो इसको यूज़ करके मुझे पेंडुलम की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो मैं इस फॉर्मूले को लेंथ के हिसाब से अरेंज करूँगा, जिसके लिए मैंने सबसे पहले स्टेप में ही उस टाइम पीरियड के फॉर्मूले पे होल स्क्वायर कर दिया, ताकि रूट कैंसिल हो जाए। एल को अलग करना है तो जी डिवाइड हो रहा है, जी टी टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी 4 पाई डिवाइड हो जाएगा, जाके लेंथ आ जाएगी 0.99 मीटर। उसके बाद मैं इस लेंथ को और जो जी की वैल्यू 1/6 थी, उनको यूज़ करके टाइम पीरियड एट मून निकाल लूँगा, जो आएगा 0.61 सेकेंड। ठीक है, 0.61 सेकेंड। ये सिर्फ अरेंजमेंट की है मैंने यहाँ पे फॉर्मूले की। अरेंजमेंट जी एम की जगह G/6 डायरेक्ट लिख दिया है। अरेंजमेंट इस तरीके से किया है कि इसको थोड़ा सा डायरेक्ट वैल्यू नहीं डाली मैंने, L/G/6 कर दिया है। ठीक है, तो वो 9.8/6 हो जाएगा, और इस तरीके से ये टाइम पीरियड आपके पास आ जाएगा।